इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं और अपने आप को मोटिवेट करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता मेरे दोस्त, खुद ही सफलता का दीपक जलाना पड़ता है। विरासत में तो केवल ज़मीन मिलती है और अपने हिस्से का आसमान बनाना पड़ता है, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, अपने हिस्से का आसमान बनाते रहिए। विरासत में तो ज़मीन मिल ही जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, स्लाइडन और स्वान ने। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1665 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोशिका का जो ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइए, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? डीएनए और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, या लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से? करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है? तो आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखिएगा। मेरी मेहनत अगर आपके काम आ जाती है तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ओके, किस कोशिकांग को सेल का कचरा निष्कासन केंद्र कहा जाता है? किस अ, किस कोशिकांग को, कोशिका के अंदर वो कौन सा अंग है जो सेल का कचरा निष्कासन केंद्र कहलाता है? करेक्ट आंसर है, लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट करने का काम यही करता है। या बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हानिकारक होती है कोशिका के लिए, उनको भी ये नष्ट कर देता है। इसके अंदर काफ़ी सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस अंगक में होती है? पौधों के कोशिका के अंदर वो कौन सा अंगक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है? करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको पता ही है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे जो है स्वपोषी भी कहलाते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है, आनुवांशिक जानकारी का भंडारण, ठीक है? कोशिका के केंद्र में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है। यानी कि जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो कौन से प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ये अविकसित कोशिका होती है, ठीक है? यहीं नीचे दिया है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो जितने भी विकसित जीव होते हैं उनमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात जिसमें केंद्रक पाया जाता है उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है? और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? वो पाई जाती है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि स्पेशलिटी है, पादप कोशिकाओं की पहचान भी है कोशिका भित्ति से। ओके, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या ऊर्जा उत्पादन, या कोशिका विभाजन। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करवाना होता है। प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य होता है कोशिका विभाजन किसमें करना। तो अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और दिया है, बोला है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य होता है वृद्धि और मरम्मत करना। वृद्धि और मरम्मत करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पर एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है ये बताना है। तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वो बनती है कोशिका विभाजन के अंदर जो इंटरफेज आता है उसमें। किसमें? इंटरफेज में बनती है। ठीक है, तो डीएनए की प्रतिकृति इंटरफेज में बनती है, और इंटरफेज भी 3 चरणों में होता है। ठीक है, G1 फेज और S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1, S और G2 फेज। तो इसके S फेज में जो है ये डीएनए प्रतिकृति करता है। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है? तो वृद्धि अपने आप को तैयार करती है जो कोशिका होती है, किसके लिए? कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका चक्र में सिंथेसिस चरण का क्या महत्व है? अभी जो मैंने समझाया और यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोशिका चक्र में सिंथेसिस चरण जो मैंने अभी बताया था ना कि G1 और G2 और इनके बीच में एक S चरण आता है। ठीक है, G1, S और G2 चरण, 3 चरण होते हैं इंटरफेज के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटरफेज के 3 चरण जो अभी मैंने अभी मिट गया, ये G1, G2 और बीच में S चरण आता है। तो S चरण भी, यानी कि इसको ही हम सिंथेसिस चरण भी कहते हैं। ठीक है, S चरण को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस चरण कहते हैं। और इसमें ही डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ ड्यूरेशन जो है 120 दिन का होता है। कोशिका में डीएनए किस स्थान पर पाया जाता है? तो कोशिका में डीएनए जो है किस स्थान पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार से अर्धपारगम्य होती है? कोशिका झिल्ली कैसे अर्धपारगम्य होती है? तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, क्या इसलिए अर्धपारगम्य हम कहते हैं क्योंकि यह केवल कुछ चयनित अणुओं को ही पार जाने देती है। ठीक है, पार करने देती है या पार करती है इससे। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका में जल का भंडारण किस अंगक में होता है? तो कोशिका के अंदर जल का जो भंडारण होता है वो होता है रिक्तिका के अंदर। रिक्तिका को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के किस अंग को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं? ठीक है, डाइजेस्टिव यानी पाचक बैग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है ये पाचक बैग होता है, या फिर आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या इसको हम लोग नहीं, यही तो कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग या फिर आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर अपने ही कोशिका के अंगकों को पचाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो भी कोशिकांग जो है नष्ट हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं, या कोई कोशिका मृत हो जाती है, तो उसको ये डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। इसलिए ये क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है, डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है?
माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है एरोबिक श्वसन, यानी कि वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन होता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पैकेजिंग और परिवहन करना। ठीक है, इसलिए गाल्जी बॉडी को हम लोग कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका की पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गाल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन का पैकेजिंग करना और परिवहन करना। ओके, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का भी काम होता है पैकेजिंग और परिवहन करना। ठीक है, पहुंचाना उनको जहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है, वैसे ही गाल्जी बॉडी का भी काम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली का मॉडल द्रव मौजिक मॉडल किसने दिया था? तो कोशिका झिल्ली का जो मॉडल दिया था, द्रव मौजिक मॉडल, वो दिया था सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका विभाजन में माइटोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है? माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसको हम केवल शरीर की सामान्य कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मियोसिस के दौरान आनुवंशिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है? मियोसिस के दौरान आनुवंशिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होती है। मियोसिस जो होता है इसको हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये होता है युग्मकों में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ये होता है इसमें जनन कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये मियोसिस के दौरान आनुवंशिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? तो सबसे लंबा चरण जो होता है वो होता है इंटरफेज में। ये इसके 3 चरण मैंने बताए थे अभी, G1 और S और G2 फेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे लंबा चरण है कोशिका चक्र का। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए और आरएनए में अंतर होता है शुगर का। ठीक है, शर्करा के प्रकार का। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है राइबोसोम। ठीक है, कौन? राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस कोशिकांग को सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं? किस कोशिकांग को सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। किस कोशिकांग को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? तो गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गाल्जी बॉडी को। ठीक है, जो क्या करता है? प्रोटीन का पैकेजिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन करता है। ठीक है,